नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और इसका शीर्षक है लिमिटेड पीस। और यह एडिटोरियल बात करता है जो हाल ही में एक शांति समझौता साइन किया है यूएई और इजराइल ने, उसके बारे में। तो आइए अब देखते हैं इसका लिंक यूपीएससी सिलेबस के साथ। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का। और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए देखते हैं कि मसला क्या है और दोनों देशों को मैप पर भी देखते हैं। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि यूएई यहाँ है और इजराइल की लोकेशन यहाँ है। और यूएई के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यूएई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 मेंबर देशों में से एक है। इसके बाकी मेंबर देश हैं सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान। और अगर इजराइल को देखें तो इजराइल के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें आते हैं इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। अब आइए देखते हैं इजराइल के मैप को और क्लोजली। तो इस मैप में हम देख सकते हैं इजराइल के कौन कौन से हिस्से हैं। तो एक है ये गाज़ा स्ट्रिप और दूसरा है ये वेस्ट बैंक। और ये गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों ही पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। और अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएई और इजराइल के बीच में, इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि एक तो यूएई ने इजराइल को रिकॉग्निशन दी है, यानी कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात कही है। और इस बात से यूएई तीसरा अरब देश बन जाएगा जिसके इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध होंगे। इसके पहले जो 2 अरब देश हैं जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया है वो हैं इजिप्ट, जिसने ये किया 1979 में, और जॉर्डन, जिसने ये रिकॉग्निशन दी 1994 में। तो पहली बात जो इस डील की है वो है कि यूएई ने रिकॉग्नाइज किया है इजराइल को, क्योंकि इससे पहले अरब देशों का हमेशा से ये मानना रहा है कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अब कुल मिला के 3 अरब देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया है कि इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसके उनके साथ कूटनीतिक संबंध हैं। और जो दूसरी बात है इस डील की वो ये है कि इजराइल की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया है कि जो इजराइल का एनेक्सेशन प्लान था वेस्ट बैंक को लेकर, उसको अब इजराइल सस्पेंड करेगा। तो इस वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन प्लान को थोड़ा समझते हैं। तो इजराइल के जो ज्यूइश लोग हैं ये धीरे धीरे करके वेस्ट बैंक, जो कि पैलेस्टीनियंस के लिए रिकॉग्नाइज्ड एरिया है, वहाँ जाके भी इन्होंने अपने ज्यूइश सेटलमेंट्स बना लिए हैं। और ये सारा कुछ हुआ है इजराइल सरकार की एनकरेजमेंट के साथ ही। और अब इजराइल सरकार ने कहा था कि जहाँ जहाँ ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं उन जगहों को इजराइल अपने में मिला लेगा और वो वेस्ट बैंक का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो इजराइल का ही हिस्सा हो जाएंगे। तो इससे जो फ्यूचर में अगर कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन होता है, यानी कि इजराइल और पैलेस्टीन 2 अलग अलग देश बनते हैं, तो ऐसे में जो पैलेस्टीन की टेरिटरी होगी जिसमें कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक होगा वो और भी कम हो जाएगी। तो इसको लेकर विवाद था। और अब यूएई के साथ एग्रीमेंट में इजराइल ने कहा है कि वो अपने एनेक्सेशन प्लान जो कि वेस्ट बैंक को लेकर था उसको सस्पेंड करेगा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूएई और इजराइल के बीच में, इसको कराया है यूएस ने एक मीडिएटर का रोल इसमें प्ले किया है। और इस अकॉर्ड को कहा जा रहा है अब्राहम अकॉर्ड। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमें पता होना चाहिए कि किस अकॉर्ड के नाम से इसे जाना जाएगा। तो ये अब्राहम अकॉर्ड है जो कि यूएई और इजराइल के बीच में साइन हुआ है।
और यहाँ एक और टेरिटरी है जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है, उसको भी हमें जानना चाहिए। ये है गोलान हाइट्स। तो ये जो गोलान हाइट्स का एरिया है, ये 1967 की वॉर में इज़राइल ने सीरिया से कब्ज़ा कर लिया था और ये इज़राइल के ही पोजीशन में है अभी तक। और इसी प्रकार जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है, ये इज़राइल ने जॉर्डन से हथिया लिया था 1967 की वॉर में। और जो गाज़ा स्ट्रिप का हिस्सा है ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट से हथिया लिया था 1967 वॉर में। लेकिन बाद में जब इजिप्ट के साथ इनका समझौता हुआ इज़राइल का, तो सिनाई पेनिनसुला को वापस कर दिया है और इसी के बाद इजिप्ट ने इज़राइल को रिकॉग्निशन दी थी। वैसे ही जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के ऊपर अपना क्लेम छोड़ा और जॉर्डन की शर्त ये थी कि पैलेस्टीन अथॉरिटी को वेस्ट बैंक और गाज़ा पर अपनी सरकार चलाने की अनुमति हो। तो जब पैलेस्टीन अथॉरिटी और इज़राइल ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद जॉर्डन ने भी इज़राइल के साथ एक समझौता करके इज़राइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल कहता है कि इज़राइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच जो शांति समझौता साइन हुआ है, उससे अरब इज़राइल संबंधों में पिछले कुछ वर्षों से आ रही गर्माहट को एक औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से अरब और इज़राइल के संबंध बेहतर हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार इज़राइल और अरब देशों के संबंधों में सुधार आता जा रहा था। और इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही है ईरान फैक्टर की भी, कि अरब देशों के लिए भी अभी जो वर्तमान में उनका सबसे बड़ा शत्रु है वो है ईरान। यूएस के लिए भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ईरान, और इज़राइल का भी सबसे बड़ा शत्रु ईरान ही है। तो इस प्रकार ईरान के खिलाफ जो शत्रुता है उसने भी इन देशों को साथ में लाने के लिए काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। और एडिटोरियल बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित इस समझौते के तहत अब संयुक्त अरब अमीरात इज़राइल राज्य को मान्यता प्रदान करेगा, यानी कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देशों के बीच स्थापित हो जाएंगे। और दूसरी बात कि इज़राइल जो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है उसमें नए अधिग्रहण यानी कि कोई नया एनेक्सेशन की जो उसकी योजना थी उसको रोक देगा। तो ये जो समझौता हुआ है इसके ये दो मुख्य बिंदु हैं कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन यूएई ने इज़राइल को दी है, दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए हैं, और दूसरी ओर जो वेस्ट बैंक को लेकर एनेक्सेशन प्लान था इज़राइल का, उसको इज़राइल ने रोकने का वादा किया है। और इस प्रकार यूएई तीसरा अरब देश और खाड़ी क्षेत्र का पहला देश बन गया है जो इज़राइल को मान्यता दे रहा है। और इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक समझौता माना जा रहा है। और अब इस समझौते के बाद इज़राइल ने कहा है कि वह अरब और मुस्लिम विश्व के अन्य देशों के साथ भी संबंधों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा। और अमेरिका ने भी ये उम्मीद जताई है कि अन्य अरब देश भी अब संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिखाए गए इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तनाव रहा है वो कम करने में मदद मिलेगी। और यहाँ एडिटोरियल बताता है कि 1948 में जब इज़राइल की स्थापना हुई है उसी समय से अरब इज़राइल संबंध प्रायः संघर्षरत ही रहे हैं, और ये इतने ज़्यादा संघर्षरत रहे हैं कि अरब देशों और इज़राइल के बीच 4 मेजर वॉर्स हुई हैं। और ये वॉर्स हुई हैं 1948 में, 1956 में, 1967 में, जिसे 6 डेज़ वॉर भी कहा जाता है। और इस वॉर के दौरान इज़राइल ने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज़ को हथिया लिया था अरब देशों से, जैसे कि इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा स्ट्रिप जिसे गाज़ा पट्टी भी कहते हैं, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, और सीरिया से गोलान हाइट्स। और इसके बाद एक और जो वॉर हुई है वो हुई है 1973 में, जिसे योम किपुर वॉर कहते हैं। योम किपुर यहूदियों का एक त्यौहार है, ज्यूज़ का एक त्यौहार है, और ये वॉर अरब देशों के द्वारा इज़राइल पर इस दिन की गई थी, इसलिए इसे योम किपुर वॉर कहा जाता है, जो कि 1973 में हुई थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अरब देशों और इज़राइल के संबंध काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहे हैं,
और 1967 की वॉर के बाद तो अरब देशों ने बाकायदा एक मीटिंग कॉल की थी खार्तूम में, जो कि सूडान में है, और यहाँ अरब देशों ने 3 नोज के बारे में कहा था। और ये 3 नो या 3 ना इस प्रकार हैं कि कोई रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी इजराइल को, कोई पीस नहीं होगी इजराइल के साथ, और कोई टॉक्स नहीं होगी इजराइल के साथ। तो ना इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, ना उसके साथ कोई शांति समझौता स्थापित करेंगे, ना उसके साथ कोई वार्ता करेंगे। तो इसको 3 नोज भी कहा जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और एडिटोरियल बताता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूएई और इजराइल के बीच में, ये डोनाल्ड ट्रंप सरकार के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, और ऐसे समय में इस तरीके का एक मेजर एग्रीमेंट वहाँ की सरकार के लिए एक उपलब्धि की बात है। और अमेरिका ने पिछले वर्ष इजराइल और यूएई के बीच कई बैठकों का आयोजन कराया, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन बैठकों से ही इस समझौते की नींव पड़ी है। आगे एडिटोरियल बताता है कि जबकि इस समझौते में अरब इजराइल संबंधों में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है, लेकिन इस समझौते का संपन्न होना ये भी प्रकट करता है कि अरब देश स्वहित में धीरे धीरे फिलिस्तीन के प्रश्न से स्वयं को अलग कर रहे हैं। तो इससे जो फिलिस्तीन मसला है उसको एक झटका जरूर लगा है। इस समझौते के बारे में फिलिस्तीन अथॉरिटी की राय बहुत ही निंदापूर्ण रही है, और उन्होंने एक सिरे से इस एग्रीमेंट को खारिज किया है। और इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि इससे पहले जब इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्निशन दी 1979 में, और जॉर्डन ने रिकॉग्निशन दी इजराइल को 1994 में, दोनों ही बार इजराइल के ऊपर दबाव डाला गया कि वो फिलिस्तीनी लोगों के साथ न्याय करें और उन्हें कुछ कंसेशन दें। लेकिन इस बार जब यूएई ने रिकॉग्निशन दी है इजराइल को, तब सिर्फ इजराइल के द्वारा जो एक मंशा थी सिर्फ उसको रोका गया है, बाकी कोई कंसेशन पैलेस्टीन के लोगों को नहीं दिलवाया गया है। तो इस तरीके से पैलेस्टीन कॉज के लिए ये समझौता बहुत अच्छी बात नहीं है। और इससे ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे अरब देशों और इजराइल के संबंध सुधर रहे हैं, और वो धीरे धीरे जो अपना इन्वॉल्वमेंट था पैलेस्टीन के लोगों के साथ उसको भी धीरे धीरे अब कम करते जा रहे हैं। और एडिटोरियल भी कहता है कि जो यूएई के द्वारा इजराइल के लिए पूर्ण राजनयिक मान्यता की पेशकश है, वो वेस्ट बैंक के हिस्सों के अधिग्रहण की उसकी आगामी योजना को टालने के बदले की गई है, ना कि अभी तक के वास्तविक अधिग्रहण से पीछे हटने की कोई शर्त रखी गई है। और इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इजराइल ने 1967 की अपनी सीमाओं पर लौटने की किसी शर्त के बिना ही एक अरब देश के साथ शांति स्थापित करने में सफलता पाई है, जो कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और यहाँ एडिटोरियल बताता है कि सऊदी अरब की एक पहल थी अरब लीग के द्वारा, जिसे अरब पीस इनिशिएटिव या अरब शांति पहल के रूप में जाना जाता है। और इस पहल के द्वारा इजराइल के साथ ये शर्त रखी गई थी कि अगर हम आपको राजनयिक मान्यता प्रदान करेंगे तो उसके लिए आपको सारे अधिग्रहित क्षेत्रों से पूर्ण वापसी करनी पड़ेगी। लेकिन जब यूएई ने ऐसा किया है तो यूएई ने ऐसी कोई शर्त इजराइल पर नहीं रखी है। तो एडिटोरियल कहता है कि ये स्पष्ट है कि यूएई का दृष्टिकोण जो अरब शांति पहल जो अरब लीग के द्वारा रखी गई थी इजराइल के सामने, उससे अलग राह पर है। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि ये बात भी ध्यान देने वाली है कि यूएई और इजराइल का ये शांति समझौता तब संपन्न हुआ है जब अभी हाल के समय में ही ट्रंप प्रशासन द्वारा जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है, और सीरिया की जो गोलान हाइट्स हैं या गोलान पहाड़ियां हैं उस पर भी इजराइल की संप्रभुता को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। और आगे एडिटोरियल यही कहता है कि अब आगे देखना ये होगा कि यूएई के द्वारा इजराइल पर किसी भी तरीके का क्या दबाव बनाया जा सकेगा कि वो फिलिस्तीन क्षेत्रों में अपने अमानवीय और अवैध माने जाने वाले अधिग्रहण को कम करे या उनको फिलिस्तीनी अधिकारियों को सौंप दे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होगा
कि क्या यूएई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संवाद शुरू कराने में सफल होगा। और एडिटोरियल का मानना है कि यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर फिलिस्तीनियों के लिए यूएई इजराइल का ये समझौता अधिक महत्व नहीं रखेगा। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि जो फिलिस्तीनी नेतृत्व है उसे भी अब ये समझना होगा कि अरब इजराइल संघर्ष अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जो फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष है वो अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है और अब उसे बहुत ज़्यादा समर्थन अरब देशों से प्राप्त होना संभव नहीं है। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं कि भारत की क्या प्रतिक्रिया है और भारत के लिए ये डेवलपमेंट किस प्रकार का है। तो ये जो अकॉर्ड साइन हुआ है यूएई और इजराइल के बीच में, इसको कई सारे यूरोपीय देशों ने और भारत ने भी इसका स्वागत किया है, लेकिन कुछ देश हैं जैसे कि तुर्की है, ईरान है और पैलेस्टीन अथॉरिटी है, इन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। और कई सारे अन्य देश हैं जिन्होंने अभी बहुत ही नपी तुली राय व्यक्त की है और सिर्फ इतना कहा है कि वो अब इसको आगे देखना चाहेंगे कि ये किस तरीके का रूप लेता है। तो अगर भारत के रिएक्शन की बात की जाए तो भारत ने स्वागत किया है कि इजराइल और यूएई के बीच में रिश्ते अब सामान्य हो रहे हैं और भारत ने ये भी बताया है कि दोनों ही देश भारत के की स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं और भारत हमेशा से ही शांति का, स्थिरता का और विकास का समर्थन करता रहा है वेस्ट एशिया में, जिसे भारत अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड मानता है। तो ये शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वेस्ट एशिया को लेकर भारत इसलिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है क्योंकि भारत इसे अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड मानता है और भारत के बहुत ज़्यादा डीप स्टेक्स हैं वेस्ट एशिया में, क्योंकि भारत इस ज्योग्राफी पर एनर्जी सप्लाईज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर है और दूसरा है कि भारत का बहुत बड़ा एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन इन देशों में रहता है। तो इन दोनों ही वजह से वेस्ट एशिया की इम्पोर्टेंस भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ भारत के लिए एक और संतुलन बनाने वाली बात होगी, वो है ईरान को लेकर, कि भारत के रिश्ते ईरान के साथ भी अच्छे हैं और अब जब एक अरब इजरायली टाई अप बनता हुआ नज़र आ रहा है वेस्ट एशिया में और जो कि ईरान के लिए एक डायरेक्ट खतरे के रूप में देखा जा रहा है, तो ऐसे में भारत को बहुत ही संतुलन के साथ अपने रिश्ते बनाने होंगे ईरान के साथ भी और अरब देशों के साथ और इजराइल के साथ भी। तो ये भारत के लिए एक फॉरेन पॉलिसी चैलेंज भी रहेगा और एक फॉरेन पॉलिसी की अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। जहाँ तक पैलेस्टीन मुद्दे की बात है तो भारत हमेशा से ही एक 2 स्टेट सॉल्यूशन का फेवर करता रहा है कि इस प्रकार का 2 स्टेट सॉल्यूशन एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के रूप में निकलना चाहिए इजराइल और पैलेस्टीन के द्वारा। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि हाल ही में भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर चेंज आया है, वो है डी-हाइफनेशन पॉलिसी। और इस डी-हाइफनेशन पॉलिसी के द्वारा भारत ने ये क्लियर किया है कि भारत के जो इजराइल के साथ रिश्ते हैं वो अपने मेरिट्स पे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और सेपरेट होंगे भारत के पैलेस्टीन के साथ रिश्तों से। तो इसको कहने का मतलब ये है कि पहले जब भी अगर कोई उच्च लेवल की विजिट होती थी इजराइल पर, तो ये माना जाता था कि जो भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए हैं वो पैलेस्टीन अथॉरिटी भी जाएंगे, यानी कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को भी विजिट करेंगे। लेकिन 2014 से जो वर्तमान सरकार है उसने इस नीति में बदलाव किया है और अब भारत की नीति ये है कि भारत के जो इजराइल के साथ संबंध हैं वो अलग हैं और जो भारत के पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ संबंध हैं वो अलग हैं और इनका एक दूसरे से ऐसा सरोकार नहीं है कि कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ अगर कुछ किया जाता है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी किया जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये है भारत की डी-हाइफनेशन पॉलिसी और ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि यूएई इजराइल पीस डील जो अभी साइन हुई है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये है अब्राहम अकॉर्ड। और इस डील को करने में किस देश ने मध्यस्थता की है, तो वो है यूएस। और इस डील के मेन पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें इजराइल की लोकेशन ठीक से पता होनी चाहिए,
कुछ जगहों की लोकेशन भी ठीक से पता होनी चाहिए मैप पे, जैसे कि वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलान हाइट्स वगैरह वगैरह। और एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इज़राइल को अभी तक किन अरब देशों ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इसमें यूएई तीसरे नंबर का देश बना है। इससे पहले इजिप्ट ने 1979 में, और इजिप्ट ने ये किया था कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद, जो कि 1978 में साइन हुआ था। उसके बाद 1979 में इजिप्ट ने इज़राइल को मान्यता प्रदान की थी। और इसी प्रकार जॉर्डन ने 1994 में जब की है, तो इससे पहले ऑस्लो अकॉर्ड्स साइन हुए थे। और ऑस्लो अकॉर्ड्स के द्वारा पैलेस्टीन अथॉरिटी और इज़राइल ने एक दूसरे को मान्यता प्रदान की थी, और इसके द्वारा पैलेस्टीन अथॉरिटी को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में सरकार चलाने का मौका मिला था। और अब यूएई ने जो 2020 में रिकॉग्नाइज किया है, तो इसको अब्राहम अकॉर्ड कहा जा रहा है। तो ये सब भी हमें पता होना चाहिए, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर मेंस की बात की जाए, तो मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इम्पैक्ट होगा यूएई इज़राइल पीस एग्रीमेंट का पैलेस्टीन इशू पर, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ईरान के ऊपर। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का क्या नज़रिया है इस डील के ऊपर, और भारत इसे किस प्रकार देख रहा है। साथ ही साथ भारत की डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी, जो कि इज़राइल और पैलेस्टीन को लेकर वर्तमान सरकार ने रखी है, तो उसके मुख्य बिंदु भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।